चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नाम भी देते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी डेफिनेशन आ जाती है। उसके बाद कहता है कि यही डेफिनेशन है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। एनर्जी इज एक्सचेंज बाय द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। दो तरह से हमने लास्ट के अंदर भी पढ़ा था कि हमारे पास स्टेट फंक्शंस नहीं होते, सिर्फ एक तरीका होता है कि हम लोग किस तरह से जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान। तो वो जो दो वेज होते हैं वो हमारे पास हीट और वर्क होता है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ऐसा हो सकता है कि सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाए और सराउंडिंग की कम हो जाए, या सराउंडिंग की बढ़ जाए सिस्टम की कम हो जाए, लेकिन ओवरऑल जो दोनों की एनर्जी का कंटेंट होता है वो हमारे पास क्या रहता है, वो सेम रहता है। और यही हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। इसकी जो फॉर्म है वो हमारे पास यही है, डेल इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डेल इज इक्वल टू मतलब शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग लिखवाते हैं एफएससी के अंदर, तो बच्चे वहीं पे स्टेटमेंट इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर ही क्यू माइनस डब्ल्यू लिख रहे होते हैं। बेसिकली जो ओरिजिनल फार्मूला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, वो हमारे पास यही है कि जो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो इक्वल होती है क्यू मीटर से जो आपने हीट प्रोवाइड करनी है प्लस वर्क डन। अब इसके आगे दो फॉर्म्स बनती हैं, एक हमारे पास होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, एक हमारे पास होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर हम लोग वर्क बाय द सिस्टम की बात करते हैं तो जब हमारे पास केमिस्ट्री में सिस्टम काम करेगा तो वो नेगेटिव ही होगा, मीटर से हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि डेल इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। और अगर हमारे पास वर्क ऑन द सिस्टम होगा तो फिर हम लोग उसको पॉजिटिव के अंदर ले आते हैं, तो डेल इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ही रहेगा। मतलब जो ओरिजिनल फार्मूला है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, वो हमारे पास यही होता है। फिर आगे उसके दो केसेस आ जाते हैं। केस नंबर वन ये होता है कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो उस केस में वर्क डन नेगेटिव होगा, तो हम लोग डेल इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू अप्लाई कर लेते हैं। और अगर वर्क ऑन द सिस्टम होता है तो तब हम लोग जो है वो डेल इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ही जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी फॉर्म क्या होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, तो वो यही है, डेल इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो वो केस होता है आगे। तो मैं सिर्फ एफएससी के हिसाब से बता रहा हूँ कि एफएससी के अंदर बच्चे इस चीज़ को ना मतलब शॉर्ट क्वेश्चन भी हम लोग देते हैं उनको, तो वो लिख देते हैं डेल इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यही है, क्यू प्लस डब्ल्यू। हाँ आगे वो केसेस बन जाए तो वो अलग से बात होती है। तो आगे मैंने ये दोनों केसेस लिख भी दिए हैं। कहता है वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम होगा तो डेल इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होगा। और डब्ल्यू जो है केमिस्ट्री में हम लोग ने पढ़ा था कि पी डेल वी से हम लोग डील करते हैं उसके साथ। और अगर हमारे पास वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होगा तब हमारे पास, मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ कि अगर ऑन द सिस्टम होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कि डेल इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी जो है वो हमारे पास आ जाता है। फिर देखें कहता है, if internal energy is measured at the constant volume then del is equal to q v। मतलब यही हमारे पास फाइनल फॉर्म होती है, डेल इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। अगर हम लोग इंटरनल एनर्जी को एट द कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो मेजर करते हैं तो हमारे पास पी डेल्टा वी वाला फैक्टर जो है वो जीरो हो जाएगा। तो डेल इज इक्वल टू क्यू वी के जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा। कहता है इंटरनल एनर्जी इज मेजर्ड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम व्हाइल द एंथैल्पी इज मेजर्ड एट द कांस्टेंट प्रेशर। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, जब मैंने फर्स्ट हाफ वो पढ़ाया आप लोगों को एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो इंटरनल एनर्जी होती है हम लोग उसको कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर मेजर कर रहे होते हैं, जो इंथैल्पी होती है उसको हम लोग जो है वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि अगर हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी को मेजर करना होता है तो हम लोग इसको मेजर कर रहे होते हैं क्लोज सिस्टम के अंदर। ये इसलिए मतलब कॉन्सेप्ट हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए अगर ये चीज़ आ जाए तो। इंटरनल एनर्जी का क्लोज सिस्टम के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है, जो इंथैल्पी होती है इसको हम लोग जो है वो ओपन सिस्टम के अंदर जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ये बात भी आप लोग बेशक याद रख सकते हैं। तो ये लिखा भी नहीं जा रहा यहाँ पे, हाँ। जो इंटरनल एनर्जी है इसको हम लोग क्लोज सिस्टम के अंदर मेजर करते हैं, और जो इंथैल्पी होती है इसको हम लोग कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो है वो मेजर कर रहे होते हैं, या फिर ओपन सिस्टम के अंदर जो है वो हम लोग इसको मेजर कर रहे होते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये मतलब डिस्कार्ड होने लगी है सारी चीज़। सर आपने कहा इंटरनल एनर्जी में वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो जी हम यहाँ पे क्यू वी कैसे लिखेंगे? वी तो हमारे क्यू, पास कांस्टेंट है तो नहीं नहीं ये इस तरह से है ना, क्यू भी, एक मिनट रुकें। ये जो क्यू वी है ना ये बेसिकली सब्सक्रिप्ट के अंदर है। मतलब इस तरह से है, डेल इज इक्वल टू क्यू वी। यहाँ पे जो वी सब्सक्रिप्ट में इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट वी हैव टेकन इट एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
ओके सर। चलें नेक्स्ट देखें, इंथाल्पी आ जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, डेल इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू वाले मैं आपको इंथाल्पी पढ़ा लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग 4 से 5 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, फिर नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें, ये समझ। बच्चे ये हमने दो तरह के रिलेशन पढ़ने हैं। एक हमारे पास होगा जो भी हमें पढ़ा है कि डेल इज इक्वल टू क्यू वी के, अगर हम लोग इसको कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर मेजर करते हैं और आगे इंथाल्पी को पढ़ना है तो उस केस में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग डेल एच को जो है मतलब इंथाल्पी का एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। तो जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे उसने वॉल्यूम का कांस्टेंट रखा हुआ। जब हम लोग चेंज इन इंथाल्पी को पढ़े हैं तो वहाँ पे अगर आप लोग इसकी थ्योरेटिकली इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो प्रेशर को जो है वो कांस्टेंट रखा होगा। तो यही बेसिकली इसके अंदर चीज़ें हैं। और इसको मजीद एग्जाम्पलीफाई करने के लिए यही कहा जाता है कि हम लोग जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ भी हम लोग क्लोज सिस्टम की बात कर रहे होंगे, और जब हम लोगों ने बात करनी है कांस्टेंट प्रेशर की तो उस वक्त हम लोग जो है वो ओपन सिस्टम की जो है वो बात कर रहे होते हैं। ये थ्योरेटिकली लाइंस हैं जो कि आप लोगों को मतलब इस तरह से तो नहीं एमसीक्यूज में पूछी जा सकती, जो बुक की थ्योरी तो आप लोगों ने नहीं पढ़नी होती, उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा गया है कि इंटरनल एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम या फिर क्लोज सिस्टम के अंदर, और जो इंथैल्पी होती है उसको कांस्टेंट प्रेशर या फिर ओपन सिस्टम के ऊपर जो है वो हम लोग मेजर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंथैल्पी कहता है टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ये डेफिनेशन आ जाती है इंथैल्पी की, हमारी बुक की एक्सरसाइज का एमसीक्यूज भी है कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज, तो वो इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कहलाता है। मेजर एट कांस्टेंट प्रेशर, लास्ट के अंदर देखा कि हमने इंटरनल एनर्जी को मेजर करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जबकि इंथैल्पी को मेजर किया जा रहा होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर कहते हैं व्हेन हीट इज अप्लाई टू सिस्टम, जब हम लोग हीट को अप्लाई करते हैं मीन टू से चेंज इन इंथैल्पी लेकर आने लगते हैं, तो कहते हैं कि यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। इसके दो काम होते हैं, नंबर वन इसने इंटरनल एनर्जी को चेंज करना होता है, डेल ई करना होता है, प्लस टू डू वर्क ऑन द सराउंडिंग बाय द सिस्टम, प्लस इसने क्या करना होता है, इसने सराउंडिंग के ऊपर जो है वो मतलब यहाँ पे डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस डब्ल्यू। अब इसके भी आगे दो केसेस बन जाएंगे, अगर तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो डेल ई माइनस डब्ल्यू आ जाएगा, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो डेल ई प्लस डब्ल्यू जो है वो हमारे पास आ रहा होता है। इंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय द एज, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज के साथ। यहाँ पे देखें कि इंथैल्पी बेसिकली है क्या, कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, कि हमने उसका हीट कंटेंट जो है जब हम लोग बढ़ाते हैं, मतलब मैंने इसको हीट दी तो हीट देने के नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज होती है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, मोशन की वजह से। तो जैसे हम लोग उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और साथ ही साथ उनकी पोटेंशियल एनर्जी मीन टू से अट्रैक्टिव फोर्सेज और रिपल्सिव फोर्सेज भी चेंज होती हैं। तो इसका मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हुई। इंटरनल एनर्जी तो चेंज होती ही होती है, साथ में इनका वर्क डन भी जो है वो कोई ना कोई ये वर्क डन करते हैं, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या फिर लिक्विड जो भी होगा वो दीवारों के साथ जाकर टकराएंगे तो वहाँ पे वो प्रेशर कोई ना कोई एक्सर्ट कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को वहाँ पे कोई ना कोई वर्क डन जो है वो भी देखने को मिल रहा होता है। तो इस तरह से जो हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम होता है वो हमारे पास दो चीज़ों पे इक्वल होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन जो कि उसने सिस्टम के ऊपर जो है वो करना होता है। इंथैल्पी द स्टेट फंक्शन, ये हम लोगों ने लास्ट के अंदर देख ली हैं स्टेट फंक्शन के अंदर चीज़ें। फिर इसको हम लोग मेजर करते हैं जूल्स के अंदर, कहता है इट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसी को लाइंस के अंदर लिखा गया, मतलब कैडपिंस वाले इसी तरह से एमसीक्यूज पूछ रहे होते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी फाइनल फॉर्म होती है एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, या फिर डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल्टा वी हमारे पास इसकी इंथैल्पी की फॉर्म होती है। अब आगे हम लोग इसको लिक्विड सॉलिड या फिर गैसेस के लिए किस तरह से यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। ये सीधी सीधी लाइन है जो कि आप लोगों से इंथैल्पी के रिलेटेड पूछी जा सकती हैं। बाकी न्यूमेरिकल टाइप यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन वो किस तरह से आते हैं मैं ये सिर्फ आप इंथैल्पी का टॉपिक हम लोग खत्म कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मैं डिस्कस करता हूँ, तो इंशाल्लाह हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं। बल्कि यहाँ पे दो केसेस बना भी लें कि अगर हमारे पास वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो आप लोगों के पास जो इंथैल्पी होगी वो हमारे पास डेल इज इक्वल टू डेल ई प्लस आ जाएगा, ऑन द सिस्टम है तो प्लस पी डेल्टा वी आ जाएगा, और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो जो डेल एच होगा वो हमारे पास इक्वल होगा डेल ई माइनस पी डेल वी के जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा। तो ये बेसिकली दो फार्मूला हैं इनके, वो आप लोगों को याद होने चाहिए वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम के हिसाब से। नेक्स्ट देखें, कहता है कि ये हमारे पास फॉर्म होती है अगर हम लोगों ने मतलब इसकी चेंज कैलकुलेट करनी हो तो डेल इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल्टा वी। कहते हैं केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड चेंज इन स्टेट डोंट कॉज अ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंज। हमारे पास वॉल्यूम जो है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता, मतलब हम लोग कहते हैं कि डेल पी इज इक्वल टू जीरो तो डेल एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डेल एच इज इक्वल टू डेल ई कब होता है, जब हमारे पास सॉलिड
या फिर लिक्विड्स होते हैं। और ये केस गैसेस में भी हो सकता है, फिर हम लोग आगे जाकर डिस्कस करते हैं कि गैसेस में ये चीज़ कब हो सकती है। एनी हाउ सॉलिड और लिक्विड में हमेशा चेंज इन इंथैल्पी जो है वो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी के ही बराबर हुआ करती है। कहता है इफ वर्क इज डन बाय द गैस और द सिस्टम। और अगर हम लोग गैस की बात करें, मतलब सॉलिड और लिक्विड की बात नहीं करें बल्कि गैस की बात करें, गैस सिस्टम ही होगी, तो कहता है वर्क इज डन बाय द गैस। जब गैस खुद काम करती है तो हम लोग माइनस का साइन पुट करते हैं, तो डेल इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल भी आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, डेल इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। तो जो लास्ट में हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था कि डेल इट इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल्टा वी, यही रिलेशन पढ़ा था ना, डेल इट इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल्टा वी। तो हमने सिंपली डाली कि यहाँ पे वैल्यू पुट किया कि क्यू माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी आ जाता है हमारे पास। कहते हैं सिंस द प्रेशर इज एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे प्रेशर को जो है वो कांस्टेंट रखा है। तो जब हमारे पास ये माइनस पी डेल्टा वी और प्लस पी डेल्टा वी तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास डेल एट इज इक्वल टू क्यू पी के जो है वो हमारे पास बराबर आ रहेगा कि चेंज इन इंथैल्पी जो है वो हमारे पास हीट कंटेंट के बराबर होती है। लेकिन कब, जब हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होती है हीट कंटेंट के कब, जब हम लोग वॉल्यूम को जो है वो कांस्टेंट रखते होते हैं। तो ये दो रिलेशन है जो आप लोगों ने यहाँ से याद रखनी है। आगे देखें, ये एक्सरसाइज का एक एमसीक्यूज है कि क्यू पी इज ग्रेटर देन। सर बाय द सिस्टम के लिए कैसे फार्मूला लिखेंगे, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। बच्चे बाय द सिस्टम यही होगा ना, डेल एट इज इक्वल टू डेल ई। बाय द सिस्टम है तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस पी डेल भी आ जाएगा आप लोगों के पास। और अगर ऑन द सिस्टम होगा तो डेल इट इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल्टा वी आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखें, द रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट द कांस्टेंट प्रेशर मोर फ्रीक्वेंटली देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो वर्किंग विद डेल एट इज मोर कन्वीनियंट रादर देन डेल ई। अगर हम लोग जनरली भी बात करते हैं ना, मतलब आम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओपन सिस्टम के अंदर ही रिएक्शन जो है वो जनरली कैरी आउट जो है वो करवा रहे होते हैं। 0.4 वाला फार्मूला कैसे है, ये वाला बच्चे, ये होता है ना हमारे पास डेल एट इज इक्वल टू डेल ई था प्लस पी डेल्टा वी था, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू पुट की गई क्यू माइनस पी डेल्टा वी। तो डेल ई की जगह पे हमने क्यू, ये क्यू आ चुका है। बेसिकली मैंने पहले प्लस पी डेल वी लिख दिया, बाद में माइनस पी डेल वी। तो आप माइनस पी डेल वी को पहले लिखेंगे, प्लस पी डेल वी बाद वाला आ जाएगा। तो प्लस पी डेल्टा वी और माइनस पी डेल्टा वी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे डेल इज इक्वल टू क्यू पी जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखें, कहता है अगर हम लोग जनरली बात करते हैं तो हम लोग कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, कांस्टेंट प्रेशर मीन टू से हम लोग ओपन सिस्टम के अंदर जो है वो जनरली रिएक्शंस वगैरह करवा रहे होते हैं रादर देन क्लोज सिस्टम। तो कहता है सो वर्किंग विद द डेल इट इज मोर कन्वीनियंट रादर देन डेल ई, मीन टू से क्यू पी जो है वो हमारे पास क्यू वी से ज्यादा होता है। या फिर आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि डेल इट इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल्टा वी के इक्वल होता है। अगर हम लोग डेल ए की जगह पे क्यू पी पुट कर दें और डेल ई की जगह पे क्यू वी पुट कर दें प्लस पी डेल्टा वी, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई आप लोगों के पास फैक्टर जो है वर्क डन का हमारे पास मौजूद होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास क्यू पी है वो किसके इक्वल है, वो क्यू वी प्लस कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे मौजूद होगी। मतलब 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब कि आपके पास जो क्यू पी होगा वो ग्रेटर ही होगा एज कम्पेयर टू क्यू वी। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि क्यू पी जो है वो हमारे पास ग्रेटर होता है क्यू वी से। तो ये वाली बात जो है वो आप लोग ने यहाँ से याद रखनी है कि डेल एट इज ग्रेटर देन डेल ई या फिर क्यू पी इज ग्रेटर देन क्यू वी। तो ये इस तरह से आप लोगों से रिलेशन जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये दोबारा बता दें किस तरह से होगा। हमारे पास ये फार्मूला ही होता है, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, ये फार्मूला लिखा हुआ है, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल्टा वी। अब ये जो डेल एच है ये किसके इक्वल होता है, क्यू पी के इक्वल होगा। जो डेल ई है वो क्यू वी के इक्वल होते हैं। तो अगर आप लोग इस रिलेशन के ऊपर गौर करें तो जो क्यू पी है वो किसके इक्वल है, वो क्यू वी प्लस किसी ना किसी चीज़ का मजमू है। मतलब क्यू पी क्यू वी की जो भी वैल्यू है, लाइक हम लोग कहते हैं कि क्यू वी जो है, सपोज करें मैं कहता हूँ 10 है, और वर्क डन जो है वो हमारे पास है, सपोज कर ले हम लोग कहते हैं कि 20 है। तो क्यू पी बताएं, तो क्यू पी क्या है, बेसिकली क्यू वी प्लस डब्ल्यू आ जाएगा हमारे पास। ये कहाँ से फार्मूला ये है, हम लोग कहते हैं कि डेल एट इज इक्वल टू डेल ई प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो अब अगर हम लोग क्यू पी की बात करते हैं तो क्यू पी हमने कैलकुलेट करना है। क्यू वी की वैल्यू 10 है प्लस डब्ल्यू जो है वो 20। तो आप लोगों के पास जो क्यू पी है वो कितना है, वो 30 और क्यू पी कितना है 10। तो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि क्यू पी जो है वो ग्रेटर देन होगा क्यू वी से। इज इट क्लियर।
तो इंथाल्पी जो होती है वो तो हम कांस्टेंट प्रेशर पे लेते हैं, तो यहाँ हमने QV क्यों लिखा है? बच्चे वो फार्मूला ही है ना, मैं क्यों ये P सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, मतलब ये हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारे पास हीट कंटेंट है एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब हम लोग यहाँ पे इंथाल्पी की बात कर रहे हैं, और ये QV भी यहाँ पे सब्सक्रिप्ट के अंदर है। लगी समझ? जी सर। ये सिर्फ वर्क डन ऑन द सिस्टम के लिए ट्रू होगा ना? नहीं नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ओरिजिनल फार्मूला है वो यही होता है, डेल एट इज इक्वल टू डेल ई प्लस वर्क डन। वो आगे केसेस आते हैं, उस केस में आप लोग इनको डील नहीं कर रहे होते। मतलब आप अब ये कहना चाहें कि डेल ई माइनस पी डेल वी होगा, तो आप लोगों के पास क्यू वी जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए क्यू पी से। जब हम लोग ये बात करते हैं ना फार्मूलाई वाली, फिर आपने ओरिजिनल फार्मूलाई को ही लेके चलना है। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो अलग से दो केसेस होते हैं, कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, उसको हम लोग इंथाल्पी कंटेंट के अंदर नहीं लेकर आ रहे होते, वो अलग से केसेस हैं। अगर उस तरह से एमसीक्यूज आएगा तो आप लोग उस तरह से उसको टैकल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने बात की थी कि डेल इट इज इक्वल टू डेल ई, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है गैसेस के लिए भी ये वाली बात जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है कि डेल इट इज इक्वल टू डेल ई जो है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिले। तो ये बेसिकली कब होता है, तीन रिलेशन लिख लें। अच्छा, हम लोग लिख सकते हैं कि डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन आर टी, ये रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं फॉर गैसेस। यस सर। क्योंकि जो डेल एच है वो किसके इक्वल है, डेल ई प्लस पी डेल्टा वी के, और अगर गैसेज हों तो पी डेल वी इज इक्वल टू डेल एन आर टी जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग तीन रिलेशन लिख लेंगे कि अगर हमारे पास डेल एन जो है मीन टू से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट का जो डिफरेंस है, अगर वो हमारे पास जीरो होगा, तब आप लोगों के पास डेल एच और डेल ई जो है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर हमारे पास डेल एन जो है, डेल एन हमारे पास नेगेटिव होगा। डेल एन नेगेटिव कब होता है, जब रिएक्टेंट्स के मोल ज्यादा हों। जी। डेल एन नेगेटिव, बेसिकली डेल एन होता क्या है, अगर हम लोग डेल एन की बात करें तो ये हमारे पास इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब हमने कहा डेल एन नेगेटिव है, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं ये हमारे पास कम है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास ज़्यादा होते हैं। अगर डेल एन इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के मुकाबले में। और अगर डेल एन इज इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स के। इज इट क्लियर? सर आर रिएक्टेंट को शो जी, आर रिएक्टेंट को, पी प्रोडक्ट को। सर ऊपर वाली क्वेश्चन में। ये आर, ये जनरल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। ओके। क्वेश्चन करें आप। यस सर। चले मैं यहीं पर क्वेश्चन वगैरह लिखता हूँ, तो आप लोगों ने उनके आंसर करने हैं। बताना है आपने कि डेल एच माइनस डेल ई जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा। ये हमारे पास बराबर होगा 3 RT के, ये हमारे पास बराबर होगा -3 RT के, ये हमारे पास बराबर होगा -RT के, या फिर ये हमारे पास बराबर होगा +RT के। रिएक्शन आप लोगों के सामने गिवन है 3A + 5B, और ये मिलके आपके पास 2C + 3D, और ये सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो गैसियस फेज में ही हमारे पास जो हैं वो मौजूद हैं। बीटा सर, बीटा। तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, वो हमारे पास 5 हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या है, वो हमारे पास 60 हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 5 - 8 आ जाएगा, तो आपके पास डेल एन की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, -3 जो है वो आ रही है। तो हमारे पास डेल एट इज इक्वल टू डेल ई प्लस जो था वो हमारे पास डेल एन आर टी के बराबर था।
तो अगर आपने डेल एच माइनस डेल ई को कैलकुलेट करना है तो ये हमारे पास डेल एन की वैल्यू पुट कर देंगे -3 RT, तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाएगा बीटा। इज इट क्लियर? यस सर। ये स्लाइड दोबारा नहीं आनी, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जो इस तरह से खुद से लिखते हैं ना वाइट स्क्रीन के ऊपर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। वो दूसरी तो आ जाती हैं, ये दोबारा नहीं आती हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये वो जनरली है कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो हमारे पास करेक्ट होगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है, हम लोग कहते हैं कि क्यू पी जो है वो बराबर है क्यू वी के। बीटा के अंदर हम लोग कहते हैं कि क्यू पी जो है वो लेस देन है क्यू वी से। और चार्ली में हम लोग कहते हैं कि क्यू पी जो है वो हमारे पास ग्रेटर है क्यू वी से। और डेल्टा में हम लोग कहते हैं कि क्यू पी जो है वो इक्वल है 1/क्यू वी के। इनमें से कौन सा ठीक होगा? चार्ली। चार्ली सर, चार्ली। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ली होगा, चार्ली। जनरल फैक्ट है आप लोगों के पास, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चन का। नेक्स्ट मैं यहीं पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास 2NH3, ये हमारे पास N2+3H2 बनाता है। कहते हैं इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट होगा। विच इज करेक्ट रिलेशन। लिखाई को इग्नोर करना है, ऐसे लिखा जाता है इस पे। अल्फा ऑप्शन है हमारे पास, कहता है डेल ए जो है वो हमारे पास इक्वल है डेल ई के। बीटा ऑप्शन में हमारे पास कहता है कि डेल ए जो है वो ग्रेटर होगा डेल ई से। चार्ली में कहता है कि डेल ए जो है वो लेस होगा डेल ई से। और डेल्टा में वो कहता है कि हमारे पास नन ऑफ दीज। चार्ली सर। सर बीटा। बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे बीटा। पास बीटा होगा। देखें जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं वो कितने हैं 4, रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं 2, मीन टू से 4 - 2 आपके पास डेल एन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी। और अभी लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जब भी डेल एन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो डेल एच होगा वो ग्रेटर होगा डेल ई से। इज इट क्लियर? सर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को माइनस करना है। जी बच्चे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को -NP - NR। सर पिछली पिछली जो एग्जांपल दी थी उसमें भी आपने ऐसे ही किया था। जी इसी तरह से करवाया है। सर उसमें रिएक्टेंट के 8 थे और प्रोडक्ट्स के 5 थे मोल। क्या? रिएक्टेंट्स के सर 5 थे शायद, और मैं देख। नहीं नहीं, रिएक्टेंट के 8 थे, प्रोडक्ट के 5 थे, तो 5 में से 8 निकाले थे, -3 आंसर आया था, तो -3 RT ही हमने पुट किया था। ओके सर, ठीक है सर। आगे वैसे चलें। नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ चेंज होते हैं, तो हम ये क्यों लेते हैं वैसे? नहीं, डेल एन की वैल्यू जो है वो हमेशा NP - NR ही कैलकुलेट की जाती है। हमने जब रिएक्शन काइनेटिक्स में यूनिट्स ऑफ के कैलकुलेट किए थे तो तब भी डेल एन की वैल्यू यही पुट की थी। फिर जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में उसके यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए केसी के यूनिट्स कैलकुलेट किए थे, मोल पर डीएम की पावर डेल एन, तभी हमने यही फार्मूला इस्तेमाल किया था। और ये दफ़ा फर्स्ट ईयर के FSC के बच्चों को MCQ दिया था। यही क्वेश्चन थी कि N2+3H2 ये मिलकर 2NH3 बनाती है। वट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल एन फॉर दिस रिएक्शन। तो 4 में से 2 निकालने थे, तो आंसर 2 था उसका। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। स्क्रीन वाइट कर लेते हैं। क्वेश्चन देखें, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कि आपके पास जो वर्क डन है बाय द सिस्टम है आप लोगों के पास, वो हमारे पास है 50 किलो जूल। फिर आप लोगों से कहता है कि हीट एब्जॉर्ब्ड हुई है, हीट एब्जॉर्ब भी हमारे पास है 250 किलो जूल। आप लोगों ने कैलकुलेट करके बतानी है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल ई जो है वो आपने बतानी है। ऑप्शन आपके पास -300 किलो जूल, बीटा ऑप्शन में है आप लोगों के पास +200 किलो जूल, चार्ली ऑप्शन में है आप लोगों के पास +250 किलो जूल,
और डेल्टा में है आप लोगों के पास -200 किलो जूल। बीटा सर 200 जी यहाँ पे 200 देखिए फार्मूला क्या है हमारे पास कि डेल इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई है मीन से हमारे पास 250 ही आएगा। अब देखें प्लस डब्ल्यू नहीं, आप लोगों ने केस देखना है कौन सा, वर्क डन बाय द सिस्टम है। जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वो नेगेटिव में होता है, तो हम लोग यहाँ पे -50 पुट करेंगे तो 250 -50 आप लोगों के पास आंसर जो है वो 200 किलो जूल जो है वो आंसर आ जाएगा। मीन से यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा होगी। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट देखें, कहता है कि हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेल ई, ये हमारे पास पोज कर ले 100 जूल हम लोग कह लेते हैं। और जो हीट एब्जॉर्ब है ये हमारे पास आ जाती है, हम लोग कहते हैं 300 जूल। सर वर्क डन बाय द सिस्टम में हम -50 लेंगे, इस साइड पे आके वो प्लस नहीं हो जाएगा? किस साइड पे? हमने हमारे पास फार्मूला होता है डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू। बाय द सिस्टम में तो हम माइनस नहीं लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, क्यू माइनस डब्ल्यू ठीक है। फिर तो माइनस जो होगा वो 50 होगा जब हम इसको डेल ई की तरफ वो क्यों लेके जाना है, डेल ई तो कैलकुलेट करना है ना। डेल ई कैलकुलेट करना है। जी ओके सर, मैं क्यू को कैलकुलेट कर रही हूँ। कोई नहीं, हो जाता है। अच्छा यहाँ पे वर्क डन आपने कैलकुलेट करना है, ऑप्शन है आप लोगों के पास, खुद ही आंसर बताएं इसका क्या आंसर होगा। सर -200। -200 देखें जी, -200 डेल इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल ई की वैल्यू आप लोगों को कितनी दी गई है? वो हमारे पास 100 100 है और हीट एब्जॉर्ब पूरी मतलब प्लस है, तो ये इधर आके हमारे पास -300 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। तो आपके पास जो क्यू आपने कैलकुलेट करना है ये आपके पास -200 जो है वो आ जाएगा। इज इट क्लियर? डब्ल्यू कैलकुलेट जी जी, सॉरी सॉरी, ये क्लियर है? यस सर। मैं इसे रेज करने लगा, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा नेक्स्ट देखें, कहता है कि सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है 20 जूल हीट। वर्क डन ऑन द सिस्टम है हमारे पास 30 जूल। डेल ई जो है वो आपने बताना है कि क्या होगा। 50 तो वो डेल इज इक्वल टू क्यू 50 सर। क्यू प्लस 50 डब्ल्यू। हीट एब्जॉर्ब हो रही है 50 मतलब पॉजिटिव में होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी 20 प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो जब ऑन द सिस्टम होगा तो वो पॉजिटिव में ही होता है, तो 20 + 30 आप लोगों के पास आंसर जो है वो 50 जूल आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर चलिए नेक्स्ट एक और एमसीक्यूज, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, क्वेश्चन देखें कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, मैं ई ही लिख रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डज नॉट डिपेंड अपॉन, इसमें से किस चीज़ के ऊपर जो है वो इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड नहीं करती। ऑप्शन है आपके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी, बीटा ऑप्शन में है आप लोगों के पास वाइब्रेशनल एनर्जी, चार्ली ऑप्शन में है आप लोगों के पास एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, और डेल्टा में है कि डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ दीज। चार्ली 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 ये सर चार्ली आ जाएगा। ये ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, तीनों की तीनों एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी बनाती हैं, और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो राइट ऑप्शन है वो चार्ली आ जाएगा, एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। एक और एमसीक्यूज है लास्ट, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।
एमसीक्यू देखें, कहता है कि हमारे पास कहता है गैस एक्सपेंड्स, गैस है वो हमारे पास एक्सपेंड्स होती है एंड एब्जॉर्ब्स 200 जॉल हीट एंड एब्जॉर्ब 200 जॉल हीट। डेल वी आपको गिवन है, वो आप लोगों के पास है 500 cm³ एट कांस्टेंट प्रेशर, और जो प्रेशर की वैल्यू है वो आप लोगों के पास गिवन है 2 × 10⁵ कहता है कि डेल ई बताएं कि वो क्या होगा। खुद ही कैलकुलेट करके आंसर बताने हैं आप लोगों ने। हिंट ये है, पहले आप लोगों ने जो cm³ है ना, इसको पहले मीटर³ में जो है वो कन्वर्ट कर दें। बच्चे ये थर्मोकेमिस्ट्री है यूनिट 7, फर्स्ट आप थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ रहे हैं, उसके मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको देख रहे हैं। टू मल्टीप्लाई 100 joule. 1200 सर। सर ये हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं लेते। सर इसका 200 ही आएगा आई थिंक। 100 joule आ रहे हैं उनसे। 1200। सर स्लाइड ही नहीं शो हो रही।